हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम 22 दिसंबर 2021 का पेपर 1 देखेंगे सीटेट का। और इसमें हम CDP का भाग देखेंगे। CDP के 30 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से आप चेक करिए अपने 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हैं और कितने नंबर आपके बन रहे हैं। 30 में से हमें बताइए 28 बन रहे हैं, 29 बन रहे हैं या 30 के 30 बन रहे हैं। जितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको ये पता ही चल गया होगा कि आंसर की कैसे चेक करनी है। तो आंसर की नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में जब वीडियो है उसे जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 22 दिसंबर 2021 का पेपर 1 देख रहे हैं। चलिए इसमें हम CDP का भाग देखेंगे। CDP के भाग चलिए कैसे आप अपने क्वेश्चन और आंसर मिलाते चल जाएं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विकास के क्षेत्र का संबंध बौद्धिक समर्थता जैसे ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सना ने अपने कमीज का बटन बंद करने में और कलम पकड़ना सीखने वाली बात जो हो रही है, फिर गिलास पकड़ने और बोतल पकड़ने, ये ओल्ड पेपर का क्वेश्चन है। तो इसमें जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो विकास का क्या हो रहा है? विकास की दिशा में संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 शीर्षगामी, जो शीर्षगामी वाली बात है वही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? तो बच्चों का जो विकास होता है वो एक चीज पे होता है, वो होता है आनुवांशिक और वातावरण। जब जहाँ पे केवल वातावरण है या केवल आनुवांशिकता है, और विद्यालय तो हो ही नहीं सकता, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। पेपर 1 और पेपर 2 में जैसे जो भी 16 तारीख का पेपर था, 17 का हुआ नहीं, 21 2 या 3 पेपरों के बाद ही ज़्यादातर रिपीट क्वेश्चन मिलने शुरू हो गए थे। तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखें। और रिपीट क्वेश्चन मिले भी थे तो उनमें बस थोड़ा सा अर्थ जो क्वेश्चन का था वो चेंज हुआ था, क्वेश्चन एग्जैक्ट वही था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक सामाजिककरण का प्राथमिक कारण है? तो प्राथमिक कारण नहीं है, नहीं पूछा है, तो क्या होगा इसका? सरकार, क्योंकि सामाजिकरण में परिवार आ जाएगा, आस पड़ोस भी मान लेंगे और समकक्ष भी मान के चलेंगे। सरकार ही एक अलग सी सामाजिक कारण है जो इनसे भिन्न है, तो इसमें सरकार होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बच्चे की प्रतिक्रिया के आधार पर कॉलरबर्ग ने किस विकास के विभिन्नता अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? तो वो होगा नैतिक विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 9 वर्ष की लीला ने क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसे सभी समूहों में बांटने को एकत्र किया, फिर उन्हें उनके छेद के आधार पर दोबारा वितरित किया। यानी वो पहले किसके करीब? माप के आधार पर, यानी ये ये छोटा है, ये फिर इससे छोटा है, या फिर इससे छोटा है, ये इस तरह से वर्गीकृत कर रही है। फिर क्या कर रही है? उनके छेदों के अनुसार कि इसमें 4 छेद हैं, इसमें 3 छेद हैं। फिर पूछ रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सा लीला का विकास के बारे में पूछ रहा है? तो वो हो गया मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जब बच्चा अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में सम्मिलित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आत्मसातीकरण की बात हो रही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कह रहा है? वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है क्योंकि वह तर्क देता है कि बच्चों का सीखना संदर्भ होता है तो वो किससे होता है? सामाजिकरण से। वाइगोत्स्की जी किसके बारे में बात करते हैं? सामाजिक संस्कृति के बारे में बात करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है? जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकट स्थित क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन में वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो जब सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ वाली बात, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? विद्यार्थी अध्ययन के सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो जब सक्रिय भूमिका होगी तो वही प्रगतिशील कक्षा होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। डैश बुद्धि कौशल वह उन कौशलों की ओर संकेत करता है जो दूसरों की मनोदशा, स्वभाव और आशय को पहचानते हैं तथा उपयुक्त में कौन, तो ये होगा अंतराव्यक्तित्व। अंतराव्यक्तित्व वाली बात हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर क्वेश्चन था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और NCF 2005 के ऊपर हर पेपर में पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, आपको सब में क्वेश्चन मिले हैं, तो इस बार का ये हॉट टॉपिक था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव रखा क्या था वो, उसमें जो है आपने जब NCF की वीडियो देखेंगे, वो सॉरी NCF और न्यू एजुकेशन की वीडियो पॉलिसी की वीडियो देखेंगे तो उसमें एक चीज़ बताई गई है, जब 3 वर्ष से बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करेगा और पहली दूसरी तक पहुंचेगा तो उसे खेल के द्वारा नहीं, नॉर्मल चीज़ों के द्वारा, और दूसरा उसकी जो बात कही गई है वो है स्थानीय भाषा और मातृभाषा यानी घर की भाषा, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वीडियो मिल जाएगी, एक बार आप जाकर देख सकते हैं क्योंकि वो सभी एग्जाम में आपके लिए काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक विद्यार्थी बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के बारे में करता है और लड़कों को प्राथमिकता देता है, तो ये सीधे सीधे किसके ऊपर हो जाएगा? जेंडर रूढ़िवादिता, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है? लड़कों को बैडमिंटन के लिए और लड़कियों को किसके लिए? संगीत के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में इनमें से कौन सा शामिल है? तो शामिल कौन सा है? मूल्यांकन के मापदंड और आगमों को योजना बनाना पहला हो जाएगा। शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्ण रिकॉर्ड, अभिलेख और तैयार करना, ठीक है, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो रहा है। और दूसरा शिक्षा के अध्ययन प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दोबारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के संदर्भ में अंतरीकरण सिद्धांत के क्या है? तो इसमें हो जाएगा सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने और विकास के अनुकूलन करना, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है? भारत के संविधान में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्न में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया? तो ये है निःशुल्क शक्ति या निःशुल्क व्यक्ति वाली बात जो है, समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी का अधिनियम जो है वो है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेशी की भावना को सटीक रूप से वर्णित करता है? तो वो हो जाएगा शिक्षक संस्कृति रूप से उत्तरदायित्व शिक्षण शास्त्र का प्रयोग करता है या करती है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों के बारे में, प्रतिभाशाली के ऊपर 2 क्वेश्चन आ गए। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है।
तो सीखते हैं और उनको याद करते हैं, ठीक है, याद कर लेते हैं वो। सतर्क और तुरंत उत्तर देते हैं, बाकी के अलावा, ये भी बात सही हो जाएगी। तुरंत के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ये भी सही हो। तो तीनों चीजें हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी प्रतिभाशाली बच्चा होता है, उसे सिखाने या दोबारा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक ही बार में अपने मस्तिष्क या अपने ज्ञान कोश में उस चीज को शामिल कर लेता है, यानी याद कर लेने की बात हो जाएगी, अवलोकन कर लेता है उत्तर का, और ये तीनों चीज हो जाएगी, यानी 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्न में से कौन सा शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधितों के विद्यार्थी के लिए समावेशी प्रभावित नहीं है। तो 3D चार्ट ये हो जाएगा, बोलना पढ़ना हो जाएगा, किताबों को ये हो जाएगा, और बचा क्या, दृष्टि प्रदर्शीकरण देते हुए कंप्यूटर का उपयोग। ऐसी किताब, बोर्ड जिनको छपे हुए महसूस करा जा सकता है, क्योंकि जब महसूस कर लेगा वो, जैसे एक किताब में महसूस करने के लिए उसे चित्र या क्या नाम उभरे हुए चित्र हों तो वो महसूस कर लेगा। तो बचा क्या, कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में स्क्रीन होती है, स्क्रीन के द्वारा वो नहीं सीख पाएगा, उसे महसूस नहीं कर पाएगा। अगर LCD स्क्रीन हो या TFT स्क्रीन हो तब भी महसूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें चित्र दिखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20 क्या कह रहा है, अधिकत A और B के बारे में है बात। शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के लिए विभिन्न मौके करने चाहिए, ठीक है, और सभी बच्चों को सीखने की क्षमता होती है, हाँ, सभी में क्षमता होती है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो। तो यानी ऑप्शन A और B दोनों सही है, और A और B दोनों व्याख्या सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य आधारित में विश्वास रखता है, तो बाह्य आधारित में जब विश्वास रखता है तो परीक्षा में अपनी असफलता का कारण क्या मानेगा, तो बुरी किस्मत, क्योंकि वो बाह्य, आंतरिक नहीं, बाहरी रूप से विश्वास रखता है, तो बाहरी रूप में बुरी किस्मत आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 22 क्या कह रहा है, प्रतिभाशाली कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्न में कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए, तो ये हो जाएगा, अन्वेषक को प्रोत्साहित करते समय सामग्री को व्यवस्थित करना, ठीक है, जोखिम लाने वाले विद्यार्थी को साहस देना, ठीक है, और आकलन में भिन्न भिन्न विधि, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्न में कौन सा एक सहगामी अधिगम युक्त है, तो वो है पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, 24 क्या कह रहा है, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन के समझ आने के लिए भिन्न धारणा को बर्तन दिए। फरहान ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक करने के लिए संभाली। तो ये एक तरह से जब इस तरह की बात हो रही तो इसमें क्या हो जाएगा, रचनावादी बात हो रही है, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 25 क्या कह रहा है, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के आंतरिक छात्रों को सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, और ज्ञान में संवेग का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो यानी कि हो जाएगा A और B दोनों सही है, और व्याख्या भी सही हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटि को समझाने निम्न में क्या होता है, तो जब बच्चे त्रुटि करते हैं तो बच्चे त्रुटि करके ही सीखते हैं, तो वो सीखने की एक प्रगति है, पहला तो ये चीज ध्यान रखें। दूसरा क्या है, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने में प्रासंगिक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 27 क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखते हैं 27, निम्न में समालोचनात्मक चिंतन के में क्या शामिल हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, 28 क्या है, अनीता जो कि चौथी कक्षा में की अध्यापिका है, 28 देख रहे हैं, अनीता जो कि चौथी कक्षा अपनी कक्षा में एक ऐसे स्थिति का सामना कर रही है
जहाँ कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रही विषय को महसूस करते हैं, यानी भागना महसूस करते हैं, तो इस स्थिति में क्या करती है, पाठ के विषय वस्तु और पढ़ने के तरीके में पुनः चिंतन करना है, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं बच्चे, ऊबता या बोरियत महसूस कर रहे हैं। 29 देखते हैं। 29 क्या कह रहा है, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के किसी कार्य के आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहन करना चाहिए, तो क्या है, इस पर काम करना कितना मजेदार है, चलो देखते हैं और इस गतिविधियों में क्या क्या सीखते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, लास्ट है 30। सीखने की गति डैश होती है, तो व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पारंपरिक क्रिया पर निर्भर होना है, यानी ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। 30 क्वेश्चन जो है वो देखिए आपने, अपने 30 क्वेश्चन आप मिलाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए जिससे बच्चों को मिल सके जो जिनका पेपर था 22 तारीख को, और वो अपने आंसर चेक कर सकें। ठीक है, और आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी वीडियो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दूसरा, इसमें जो आपका ईवीएस का भाग है वो आपको चैनल पर जल्दी मिल जाएगा, हिंदी का चैनल मिल जाएगा। इससे पहले की जितने वीडियो हैं, यानी 21 का और 16 का और 20 का, ये आपको चैनल पर मिल चुके हैं, जाकर उन्हें देख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।